नमस्कार दोस्तों, राम राम। मैं हूं योगेश और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। क्या आपने कभी रात के अंधेरे में ऐसी सवारी उठाई है जो इंसान ही ना हो? दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और शायद आज के बाद आप भी रात में अकेले सफर करने से डरेंगे। ये कहानी है एक ऑटो ड्राइवर की, जिसकी एक रात उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। एक सुनसान सड़क, घना अंधेरा और एक रहस्यमयी औरत। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब वो औरत उसे एक ऐसी जगह ले गई जहां से आज तक कोई सही सलामत वापस नहीं आया। तो लाइट्स बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक डरावना अनुभव है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं देहरादून का रहने वाला हूँ। मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ जो हर दिन अपनी ऑटो में लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुँचाता हूँ। गांव से लेकर शहर तक की हर गली, हर रास्ता मेरी यादों में बसा हुआ है। यही मेरी जिंदगी है। मैं एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखता हूँ। इसी ऑटो की वजह से हमारे घर का गुजारा चलता है। हमारे घर में हम सिर्फ 4 लोग हैं। मैं, मेरी बीवी, मेरी छोटी सी 5 साल की बेटी और मेरी माँ। मेरे पिताजी 10 साल पहले गुजर गए थे और उनके जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। पिताजी के गुजर जाने के बाद मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी, क्योंकि घर का गुजारा चलाने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था। फिर काफ़ी सोचने के बाद मुझे ऑटो चलाने का ख्याल आया और तब से मैं ऑटो चला रहा हूँ। पहले मैं एक सेठ के यहाँ ऑटो चलाता था, लेकिन वो मुझसे काम तो बहुत लेता था पर पैसे कम देता था। इस वजह से मुझे घर चलाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। उस सेठ ने कई बार मेरे साथ ऐसा ही किया और आखिरकार मैंने उसका ऑटो चलाना छोड़ दिया। फिर मैं घर पर आकर बैठ गया, लेकिन ज़्यादा देर तक घर भी नहीं बैठ सकता था, क्योंकि किसी न किसी तरह तो घर चलाना था। फिर बहुत सोचने के बाद मैंने अपना खुद का ऑटो लोन पर लिया और आज मेरे पास खुद का ऑटो है। नए ऑटो लेने के बाद हमारे घर का गुजारा अच्छे से होने लगा। मेरा परिवार पहले से ज़्यादा खुश था, पर कर्ज उतारने के लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी। मैं दिन में तो ऑटो चलाता ही था, लेकिन रात में भी देर तक ऑटो चलाता, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकूं और लोन जल्दी से जल्दी चुका सकूं। रात को सड़कों पर सन्नाटा छाया रहता था और माहौल भी काफ़ी बार अजीब सा होता। कभी कभी डर भी लगता, लेकिन मजबूरी थी। घर का खर्चा और लोन चुकाना था, इसलिए बिना रुके मेहनत करता रहा। अब दिन के मुकाबले में रात को ज़्यादा ऑटो चलाने लगा था, क्योंकि रात में काफ़ी सवारियां ऐसी मिल जाती थीं जिनको थोड़ा दूर तक जाना होता था और उनसे पैसे भी अच्छे खासे मिल जाते थे। ये सिलसिला काफ़ी रातों तक चलता रहा, लेकिन शायद मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि रात को ऑटो चलाने से आगे मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला है और उस रात के बाद मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस रात मेरे साथ वो सब कुछ हुआ। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। दरअसल ये बात कुछ साल पहले की है। हर रोज की तरह मैं उस दिन भी अपना ऑटो लेकर सवारियां ढूंढने के लिए निकल जाता। वो वक्त सर्दियों का था और उस दिन मौसम भी कुछ खराब था। काफी देर इंतजार करने के बाद भी मुझे सवारियां नहीं मिल रही थीं। मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि लगभग पूरा दिन निकल गया हो और मुझे एक भी सवारी न मिली हो। सवारी न मिलने पर मैं उस दिन काफी दुखी हो जाता हूँ और सोचने लगता हूँ कि आखिर ये कौन सा मनहूस दिन आ गया है जो मुझे कोई सवारी नहीं मिल रही। लेकिन शायद मैं सही था, क्योंकि वो दिन तो मेरे लिए मनहूस था ही, लेकिन रात वो तो उससे भी ज्यादा मनहूस होने वाली थी। पर मैं इस बात से अनजान था और काफी परेशान भी, क्योंकि दिन लगभग खत्म होने को आया था और मैंने अब तक कुछ भी नहीं कमाया था। काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार मुझे 2 सवारियां मिल जाती हैं। मैंने चैन की सांस ली और फिर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया। किराया जेब में रखते ही हल्की सी राहत महसूस हुई, लेकिन आज का खर्चा अभी भी पूरा नहीं हुआ था। पेट्रोल, घर के लिए राशन और छोटी गुड़िया की फरमाइश, सब कुछ अभी भी अधूरा था। अब जैसे जैसे दिन ढल रहा था, मुझे सवारियां मिलनी शुरू हो गई थीं।
क्योंकि दिन ढलने के बाद बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने ठिकाने पर पहुंचना जरूरी होता है। जैसे कुछ लोग दिन भर काम करते हैं और कभी-कभी उन्हें देर हो जाती है घर के लिए, फिर उन्हें ऑटो की जरूरत पड़ती है और उस समय हम ऑटो वालों का काम अच्छे से चलता है और वो लोग भी आसानी से अपने घर पहुंच जाते हैं। अब कुछ देर बाद मुझे फिर से कुछ सवारियां मिल जाती हैं और मैं उनको भी उनकी मंजिल तक पहुंचा देता हूं। लेकिन इस बार मुझे वापस आते आते रात हो जाती है। अब मैं किसी तरीके से ऑटो स्टैंड पर पहुंचने की कोशिश करता हूं ताकि मुझे कुछ और सवारियां मिल जाएं और मेरे दिन का गुजारा पूरा हो जाए। थोड़ी देर बाद मैं ऑटो स्टैंड पर पहुंच जाता हूं और अपने ऑटो को साइड में लगाकर सवारियों का इंतजार करने लगता हूं। सड़क पर गाड़ियां भी काफी कम हो गई थीं और अंधेरा भी अब पूरी तरह से फैल चुका था। काफी वक्त इंतजार करने के बाद भी मुझे कोई भी सवारी नजर नहीं आ रही थी। अब जैसे जैसे रात ज्यादा ढल रही थी, ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ रही थी। मेरे साथ दूसरे ऑटो वाले भी अब एक एक करके अपने घर जा रहे थे और कुछ देर बाद मैं उस ऑटो स्टैंड पर अकेला रह जाता हूं। उन दूसरे ऑटो वालों के जाने के बाद भी मैं वहां काफी देर तक सवारियों का इंतजार करता हूं, लेकिन मेरे इंतजार करने का कोई भी फायदा नहीं रहता और फिर मेरी उम्मीद खत्म हो जाती है। अब मैं अपने ऑटो को स्टार्ट करता हूं और अपने घर के लिए वहां से निकल जाता हूं। अब जैसे ही मैं अपने ऑटो को लेकर थोड़ी दूर आगे बढ़ता हूं, मुझे सड़क के किनारे एक औरत नजर आती है। उस औरत की उम्र लगभग 30 से 35 साल के बीच की होगी। उसने घूंघट किया हुआ था और अजीब बात तो ये थी कि उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो काफी पुराने लग रहे थे। वो औरत अपना हाथ उठाकर मुझे रुकने का इशारा करती है। उसके इशारा करते ही मैं सोचने लगता हूं कि इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर यह औरत, वो भी अकेली, आखिर क्या कर रही होगी। लेकिन मैं इस बात पर ज्यादा ध्यान न देकर अपने ऑटो को उस औरत के सामने रोक लेता हूं और फिर उस औरत से पूछता हूं, मैडम जी, आपको कहां जाना है? मेरे ऐसा पूछने पर पहले तो वो औरत थोड़ा सोचती है और फिर मुझसे कहती है, भैया, मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे क्या? फिर मैं उससे कहता हूं, आपका घर किधर है? मेरे ऐसा पूछते ही वो औरत मुझे एक जगह का पता बताती है जहां उसका घर था। जिस पते के बारे में उस औरत ने बताया था वो रास्ता 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर था। फिर मैं उस औरत से कहता हूं, देखो मैडम, रात का वक्त है, किराया थोड़ा ज्यादा लगेगा, आपको चलेगा तो बोलो। मेरे ऐसा पूछने पर वो औरत मुझसे कहती है, आप किराए की टेंशन मत करो, बस मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दो, आपका जो भी किराया बनेगा ले लेना। उसके ऐसा कहते ही मैं अपने ऑटो की खिड़की खोल लेता हूं और उसे बैठने का इशारा करता हूं। मेरी इशारा करते ही वो औरत ऑटो में बैठ जाती है और फिर मैं अपने ऑटो को स्टार्ट करके उस औरत के बताए पते की तरफ निकल जाता हूं। उस औरत के ऑटो में बैठने के बाद ऑटो के अंदर का माहौल अचानक बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ऑटो के ऊपर बर्फ की चादर बिछा दी हो, क्योंकि अंदर का तापमान काफी ठंडा हो गया था। मुझे भी काफी सर्दी लग रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो औरत पीछे एकदम शांत बैठी हुई थी, जैसे उस पर इस सर्दी का कोई असर नहीं हो रहा हो। फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे ही ये सर्दी कुछ ज्यादा महसूस हो रही हो। उसके बाद मैंने अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दिया। अब मेरा ऑटो सुनसान सड़क पर चल रहा था। गाड़ियों की आवाजाही भी कम हो गई थी। सड़क के बीचों बीच बस मेरा ऑटो अपनी हेडलाइट्स जलाकर अंधेरे को दूर करने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे ऑटो आगे बढ़ रहा था, अंधेरा और भी घना होता जा रहा था। रात के वक्त धुंध भी काफी बढ़ गई थी, जिससे मुझे ऑटो चलाने में काफी मुश्किल हो रही थी। करीब 2 से 3 किलोमीटर सफर करने के बाद मैंने ऑटो चलाते हुए उस औरत से पूछा, मैडम जी, आप इतनी रात को किधर से आ रही थी जो आपको इतनी देर हो गई? लेकिन मेरे ऐसा पूछने पर उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है इस औरत की आंख लग गई हो और इसे मेरी आवाज सुनाई न दी हो, क्योंकि औरत ने अभी भी घूंघट डाला हुआ था। अब कुछ देर और ऑटो चलाने के बाद मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे कान के पास आकर कुछ फुसफुसा रहा हो। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे कुछ नहीं दिखा। वो औरत अभी भी पीछे की सीट पर एकदम शांत बैठी हुई थी और उसने अभी भी अपना घूंघट डाला हुआ था। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है ये मेरा वहम हो। उसके बाद मैंने अपनी ड्राइविंग पर फिर से फोकस किया और अपने ऑटो को थोड़ा तेज कर लिया। अब कुछ दूर और जाने के बाद मुझे फिर से कुछ महसूस होता है। दोस्तों, इस बार जो मुझे महसूस हुआ उसकी वजह से मैं थोड़ा सा डर जाता हूँ। दरअसल इस बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरी गर्दन के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ रहा है और मुझे ऐसा भी लग रहा था जैसे कोई अपनी जीभ से मेरी गर्दन को छूने की कोशिश कर रहा है। रास्ते में कई बार मेरे साथ ऐसा हो रहा था, लेकिन जब भी मैं पीछे की तरफ देखता मुझे सिर्फ वो औरत नजर आती जो कि पीछे सीट पर आराम से बैठी हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। इससे पहले मैंने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हो सकता है ये मेरा वहम ही हो, और मैंने ये भी सोचा कि ऐसी हरकत ये औरत तो कर नहीं सकती।
अब कुछ देर ऑटो चलाने के बाद मैं एक हवेली के सामने पहुंच जाता हूं और ये वही हवेली थी जिसका पता उस औरत ने मुझे बताया था। हवेली देखने में काफ़ी पुरानी लग रही थी। उसके बाद मैंने अपना ऑटो उस हवेली के आगे रोक लिया और उस औरत से कहा, मैडम जी, आपने जहाँ का पता दिया था मैंने आपको वहाँ पहुँचा दिया है। मेरी बात सुनकर वो औरत ऑटो से उतर गई और फिर मुझसे कहने लगी, आप यहीं रुकिए, मैं अंदर से पैसे लेकर आती हूँ। दरअसल मैं अपनी माँ के लिए दवाई लाने गई थी। दवाई काफ़ी महंगी थी जिसके कारण मेरे काफ़ी पैसे खर्च हो गए हैं और अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपको दे सकूं। आप थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैं अंदर से पैसे लेकर आती हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे उस पर यकीन आ जाता है और मैं उससे कहता हूँ, कोई बात नहीं मैडम जी, मैं इंतज़ार कर लूँगा, आप जाइए। मेरा ऐसा कहते ही वो औरत उस हवेली के अंदर चली जाती है। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि उस हवेली को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि यहाँ कोई रहता होगा। लेकिन मुझे इससे क्या मतलब, मुझे अपने पैसों से मतलब था। अब मुझे काफी देर हो जाती है इंतजार करते करते, लेकिन वो औरत अभी तक बाहर नहीं आई थी। लगभग 15 से 20 मिनट गुजर जाने के बाद भी जब वो औरत बाहर नहीं आई तो मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और मैं सोचता हूं कि बड़ी पागल औरत है, यहां मुझे इंतजार करवा रही है और अंदर पता नहीं क्या कर रही है। उसके बाद मैं उस हवेली के अंदर जाने का फैसला करता हूं और फिर मैं उस हवेली में पहुंच जाता हूं। अब जैसे ही मैं हवेली के अंदर कदम रखता हूं, एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराता है। हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे ये जगह सालों से सोई पड़ी हो। अंदर का माहौल काफी वीरान लग रहा था। दीवारों पर बड़े बड़े मकड़ी के जाले लटक रहे थे। फर्श पर धूल की एक मोटी परत जम चुकी थी और हवाओं में एक पुरानी बासी हुई बू थी जो बेचैनी बढ़ाने के लिए काफी थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं, नजर इधर उधर डालकर इस जगह को समझने की कोशिश करता हूं। पुराने लकड़ी के फर्नीचर अब भी अपनी जगह पर थे, मगर उन पर पड़ी धूल और बिखरते हुए लकड़ी के टुकड़े ये बता रहे थे कि इन्हें छुए भी काफी साल हो गए हैं। वहीं एक पुराना झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छोड़ा हो। ये सब देखकर मैं सोचता हूं, ये हवेली तो सालों से वीरान लग रही है, तो फिर वो औरत यहां क्यों आई थी और अब वो मुझे देख क्यों नहीं रही। एक पल के लिए दिल में अजीब सी घबराहट होती है, लेकिन मैं अपनी हिम्मत जोड़कर उस औरत को आवाज लगाता हूं, मैडम जी, आप किधर हैं? हवेली की खामोशी में मेरी आवाज गूंजती है, लेकिन जवाब सिर्फ सन्नाटा देता है। मेरे बार बार पूछने पर भी मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। अब मैं सोचने लगता हूं, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। जो औरत इस हवेली में आई थी वो गई तो गई कहां? हवेली देखने में काफी बड़ी थी। ऊपर की तरफ लंबी और चौड़ी सीढ़ियां दिखाई दे रही थीं, लेकिन नीचे भी कई कमरे दिखाई दे रहे थे। हवेली के अंदर काफी घना अंधेरा था, मगर मैंने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई हुई थी ताकि हर चीज को साफ साफ देख सकूं। अब मैंने फैसला किया कि सभी कमरों को ध्यान से देखा जाए। उसके बाद मैंने 2-3 कमरों को खोलकर देखा। उम्मीद थी कि शायद कोई वहां मिल जाए, लेकिन हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। न कोई आवाज, न कोई हलचल। फिर मेरी नजर एक और कमरे पर पड़ी। ये बाकी कमरों से थोड़ा अलग था। उस कमरे का दरवाजा बाकी दरवाजों से हटकर था, जैसे इस पर कोई पुरानी कहानी छुपी हो। फिर मैंने ज्यादा न सोचते हुए दरवाजे को धीरे से खोला। अब जैसे ही मैंने उस कमरे का दरवाजा खोला, मैं काफी ज्यादा डर जाता हूं और मेरे दिल की धड़कन भी अब तेज होने लगती है। दोस्तों, कमरे के अंदर मुझे एक बूढ़ी औरत नजर आती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक बूढ़ी औरत से डरने वाली क्या बात है। तो आपको मैं बताता चलूं कि उस बूढ़ी का चेहरा दीवार की तरफ था और वो फर्श पर बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ फुसफुसा रही हो। उसके बाल काफी ज्यादा लंबे दिखाई दे रहे थे। कमरे में काफी ज्यादा अंधेरा था। मैं उस बूढ़ी औरत को अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर देख रहा था, और अगर कोई भी अंधेरे में इस तरह किसी बूढ़ी औरत को बाल खुले रखे हुए देख ले, वो भी किसी पुरानी हवेली में, तो उसके भी दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। लेकिन मैं किसी तरह खुद को संभालते हुए सोचता हूं, यार अमन, तू भी पागल है। उस औरत ने तो कहा था कि वो अपनी माँ के लिए दवाई लेने गई थी। शायद ये बूढ़ी उसी औरत की माँ हो। उसके बाद मैं थोड़ी हिम्मत करके उस बूढ़ी से पूछता हूँ, माँ जी, आप वहाँ क्या कर रही हो और आपकी लड़की किधर है? वो मेरे किराए के पैसे लेने के लिए अंदर आई थी, लेकिन अब मुझे वो दिख नहीं रही। कहाँ गई है आपकी लड़की? मेरे ऐसा पूछने पर बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं सोचता हूँ, अजीब बूढ़ी है, मैं क्या पूछ रहा हूँ और ये बिल्कुल शांत बैठी है। अब मैं फिर से उस बुढ़िया से पूछने की कोशिश करता हूँ। तभी अचानक मुझे कुछ चबाने की आवाज आने लगी, और वो आवाज उस बूढ़ी औरत की तरफ से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बूढ़ी औरत कुछ खा रही हो। अब उसे ऐसा करते देख मुझे गुस्सा आ जाता है
और मैं उस बुढ़िया से कहता हूँ, तुम्हारे परिवार में सब पागल हैं क्या? मैं क्या पूछ रहा हूँ और तुम क्या कर रही हो? मुझे मेरा किराया दे दो, फिर चाहे तुम जो भी करो, मुझे उससे क्या? और मैं उससे ये भी कहता हूँ, अपनी लड़की को जल्दी बुलाओ ताकि मेरा किराया मुझे मिल जाए। अब मेरा ऐसा कहते ही मुझे उस बुढ़िया के हंसने की आवाज सुनाई देती है। उसकी हंसी काफी डरावनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे दो इंसान साथ में हंस रहे हों। उस हंसी की आवाज ऐसी थी मानो एक आदमी और एक औरत साथ में हंस रहे हों। उसकी हंसी को सुनकर मैं काफी ज्यादा डर जाता हूं। अब कुछ देर तक हंसने के बाद वो बूढ़ी औरत एकदम शांत हो जाती है और फिर अचानक से पीछे की तरफ देखती है। अब जैसे ही उसने पीछे की तरफ देखा, मेरी हालत खराब हो जाती है और मेरी टांगें डर के मारे कांपने लगती हैं। दोस्तों, वैसा नजारा मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। दरअसल मैं देखता हूं कि उस बूढ़ी औरत की आंखें ही नहीं थी, चेहरे पर काफी ज्यादा झुर्रियां दिखाई दे रही थी। उसके लंबे लंबे दांत मुंह से बाहर की तरफ दिख रहे थे और उन दांतों पर खून लगा हुआ था। उसके होंठ भी खून से सने हुए थे। उस बूढ़ी के हाथ सड़े हुए दिख रहे थे। उसके हाथ में किसी दूसरे आदमी का कटा हुआ हाथ था जिसे वो अपने तेज दांतों से चबा रही थी। ये सब देखकर मेरी रूह कांप जाती है। मेरा पूरा शरीर पसीने से भर जाता है। मेरी डर के मारे आवाज भी नहीं निकल रही थी। बस ऐसा लग रहा था जैसे मुझे अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसा नजारा कोई भी देखे तो वो बच नहीं सकता। और अब मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही थी। डर के कारण मुझे भागा भी नहीं जा रहा था, बस एक खड़ी लाश की तरह उस बूढ़ी चुड़ैल को देख रहा था। अब मैं किसी तरीके से खुद को दरवाजे की तरफ ढकेलता हूं और जैसे ही मैं थोड़ा दरवाजे से बाहर की तरफ निकलता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग जाऊं। अब मैं भागते हुए उस हवेली के दरवाजे के पास पहुंच जाता हूं जहां से मैं बाहर निकल सकता था, लेकिन मेरे उस दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही वो दरवाजा बंद हो गया था। मेरे काफी कोशिश करने के बाद भी वो दरवाजा खुल नहीं रहा था। अब मैं और भी ज्यादा डर जाता हूं और सोचता हूं कि अब मेरा यहां से जिंदा बच पाना लगभग नामुमकिन है। किसी समय भी वो चुड़ैल मेरे सामने आएगी और मुझे मारकर खा जाएगी। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उस चुड़ैल की हंसी की आवाज मुझे फिर से सुनाई देती है और उसकी आवाज सुनकर मैं काफी ज्यादा डर जाता हूं और किसी तरीके से बाहर जाने का रास्ता ढूंढता हूं, लेकिन मुझे कहीं भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अब थोड़ी देर बाद मुझे वो चुड़ैल उसी कमरे के बाहर दिखाई देती है जहां से मैं भागकर आया था। उसे देखकर मेरी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन मैं किसी तरीके से हिम्मत करके वहां से भागकर एक दूसरे कमरे में छुप जाता हूं और उस कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता हूं। कमरे के अंदर जाते ही मुझे काफी तेज बदबू आती है। बदबू इतनी ज्यादा थी कि मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर को मारकर उस कमरे में छोड़ दिया हो। लेकिन मैं बाहर भी नहीं जा सकता था। मैं अपने हाथों से अपनी नाक को बंद करने की कोशिश करता हूं ताकि मैं कुछ देर उस गंदी बदबू से बच सकूं। अब मैं उस कमरे में पीछे की तरफ छुपने की कोशिश करता हूं। तभी मैं किसी चीज से टकराकर फर्श पर गिर जाता हूं। मैं फिर से अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाता हूं और फ्लैशलाइट जलाने के बाद जो मैं देखता हूं उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, मैं देखता हूं कि फर्श पर काफी ज्यादा इंसानी कंकाल मुझे नजर आते हैं और कुछ कंकालों के साथ मांस लगा हुआ दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से उस पूरे कमरे में बदबू फैली हुई थी। तभी अचानक से मुझे उस कमरे से किसी के हंसने की आवाज आती है और फिर मैं अपनी फ्लैशलाइट को उस तरफ करता हूं। जैसे ही मैंने अपने मोबाइल की रोशनी उस तरफ की, मैं काफी ज्यादा चौंक जाता हूं। मुझे किसी औरत का कटा हुआ सिर दिखाई देता है और ये औरत कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ी चुड़ैल होती है जिससे मैं बचने की कोशिश कर रहा हूं। और उस बूढ़ी औरत का कटा हुआ सिर मुझे देखकर हंसने लगता है। ये सब देखकर मैं काफी ज्यादा डर जाता हूं और किसी तरीके से दरवाजे को खोलकर बाहर भागने की कोशिश करता हूं। इसके बाद मैं उस कमरे से बाहर आ जाता हूं। कमरे से बाहर आने के बाद मैं फिर से बाहर जाने के लिए उस हवेली के मेन दरवाजे को खोलने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो इस बार भी नहीं खुलता। अब मुझे फिर से उस चुड़ैल की हंसी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस बार मैं हवेली की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाता हूं और एक खिड़की के पास बैठ जाता हूं। अब कुछ देर वहां बैठने के बाद मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आ रहा हो और मुझे इस बात का पता था कि ये वही चुड़ैल है। अब मैं डर के मारे बैठकर कांप रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं अपनी जान को बचाऊं भी तो कैसे। मैं सिर्फ भगवान को याद कर रहा था कि काश मैं आज बच जाता, लेकिन मुझे बचने की उम्मीद कम नजर आ रही थी। अब जैसे जैसे वो चुड़ैल ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, मेरी हालत और भी खराब हो रही थी। अब मैं थोड़ी हिम्मत करके खुद से कहता हूं, अगर मरना ही मेरी किस्मत में लिखा है तो क्यों ना मैं इस खिड़की से कूद जाऊं, क्योंकि अगर मैं इस चुड़ैल के हाथ लग गया
तो ये मुझे जिंदा खा जाएगी, और वैसी गंदी मौत से अच्छा है कि मैं खुद ही यहां से कूद जाऊं। उसके बाद मैं अपनी छोटी बच्ची को याद करता हूं, जो शायद मेरे घर आने का इंतजार कर रही होगी, लेकिन शायद मैं अब कभी भी घर वापस नहीं जा पाऊंगा। फिर मैं उस हवेली की खिड़की से नीचे कूद जाता हूँ। कूदने के बाद मैं काफी तेजी से जमीन पर गिर जाता हूँ। गिरने के बाद मेरी बाजू में काफी ज्यादा चोट लग जाती है और मेरी एक टांग टूट जाती है। कुछ चोट मेरे सर पर भी आ जाती है, लेकिन टांग का पहले जमीन पर पड़ने की वजह से टांग तो टूट जाती है, मगर सर पर उतनी ज्यादा चोट नहीं लगती। अब एक टांग टूटने की वजह से मैं काफी ज्यादा दर्द से तड़प रहा था। मैंने खुद को किसी तरह घसीट कर एक तरफ किया। उसके बाद मैं बेहोश हो जाता हूँ। काफी देर तक बेहोश रहने के बाद जब मुझे होश आता है, तब तक सुबह हो गई थी। अच्छी बात यह थी कि मैं अभी भी जिंदा था। उसके बाद मैं अपने पीछे की तरफ देखता हूं तो मुझे एक छोटा सा मंदिर नजर आता है। ये मंदिर उसी हवेली के पीछे की तरफ था जिस तरफ मैंने खिड़की से कूदा था। शायद उस मंदिर की सीमा के अंदर गिरने की वजह से वो चुड़ैल मुझे बेहोशी की हालत में भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई। उसके बाद मैं अपने आप को घसीटता हुआ उस हवेली के सामने की तरफ आ जाता हूं, जहां पर मेरा ऑटो खड़ा था। मेरी ऐसी हालत देखकर कुछ लोग मेरे पास आ जाते हैं और फिर मुझे अस्पताल ले जाते हैं। आज अगर मैं जिंदा हूं तो शायद उसी मंदिर की वजह से हूं, क्योंकि हो सकता है अगर वो मंदिर उस जगह ना होता तो शायद आज मैं जिंदा भी ना होता। उसके बाद मैंने कभी भी अपने ऑटो को रात के वक्त ज्यादा नहीं चलाया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरीज पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो इसी के साथ आपसे अलविदा कहता हूं। अपना ख्याल रखें। गुड बाय दोस्तों।